हेलो स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो आज का टॉपिक है, जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ निमोनिया। निमोनिया। नाउ स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ निमोनिया। निमोनिया जो है एक कॉमन टर्म है, कॉमन डिजीज़ है या कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आई थिंक यू ऑल आर फेमिलियर विथ दिस वर्ड निमोनिया। निमोनिया आपने देखा होगा मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर भी निमोनिया देखने को मिलता है। एडल्ट्स में मोस्टली बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरिया के कारण जो निमोनिया है कॉज जो बैक्टीरिया रहता है, और जो इन्फेंट्स में निमोनिया जो होता है वो मोस्टली जो पॉजिटिव एजेंट रहता है बच्चों में वो वायरस रहता है। तो निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स है उसमें एयर की जगह एक्सुडेट्स भर जाता है, फ्लूइड फील हो जाता है, और जिसके कारण जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो कंसोलिडेशन हो जाता है, मीन्स वो हार्ड हो जाते हैं फ्लूइड फील होने के लिए। जहाँ पे एयर फील होना चाहिए वहाँ पे जो है इन्फ्लामेशन के कारण जो है स्वेलिंग हो जाती है और हार्डनिंग हो जाता है किसका, नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यूज़ का, जिसको अपन कहते हैं कंसोलिडेशन। तो जो निमोनिया का इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें दिया गया है कि निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेटरी इलनेस ऑफ द लंग। फ्रिक्वेंटली इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज लंग पेरेन्काइमा और एल्वियोलर इन्फ्लामेशन एंड एबनॉर्मल एल्वियोलर फिलिंग with fluid consolidation and exudation. Pneumonia is a general term that refers to an infection of the lungs which can be caused by a variety of microorganisms including viruses, bacteria, fungi and parasites. तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में ये बताना चाहूँगा कि जो लंग्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और जिसके कारण जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है उसमें कंसोलिडेशन हो जाएगा एंड एक्सुडेशन, यानी जहाँ एयर की जगह फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन निमोनिया कहेंगे। नाउ वी कम्स ऑन डेफिनेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन द टर्म निमोनिया। इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम्स एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स विच में फिल विथ फ्लूइड। इन्फेक्शन जिसके कारण जो एयर सैक्स है किसके, लंग्स के, वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा जहाँ पे एयर होना चाहिए उसकी जगह। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया। और निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा दैट इज़ कॉज्ड बाय ए माइक्रोबियल एजेंट। जो पेरेन्काइमल टिश्यूज़ है, जो फंक्शनल टिश्यूज़ है, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ वो क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। तो उस कंडीशन को लंग्स के अंदर, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड निमोनिया। आफ्टर डेफिनेशन वी कम्स ऑन टाइप्स ऑफ निमोनिया। देयर आर few types of pneumonias depend upon where that pneumonia will comes occur in human body. तो फर्स्ट टाइप ऑफ निमोनिया इज इन्फेक्टिव निमोनिया। इन्फेक्टिव वर्ड से पता चल रहा है कि इन्फेक्शन के कारण, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन के कारण अगर निमोनिया होता है तो उसे अपन कहेंगे इन्फेक्टिव निमोनिया। जैसे कि अपन एग्जांपल अगर लें, एस्परजिलस बैक्टीरिया या वायरस के कारण, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के कारण अगर होता है, या इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, ये कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज है, और ये कुछ एग्जांपल्स है कि जब इन्फेक्टिव निमोनिया कब कहेंगे, जब इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स होगा तो उसको कहेंगे इन्फेक्टिव निमोनिया।
दूसरा है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मीन्स कि जो इट अकर्स आइदर इन द कम्युनिटी सेटिंग्स और विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यानी ये कहाँ से, कम्युनिटी सेटिंग से ही जो है अपने को मिलेगा, और या फिर हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट करा है, उसके एडमिट कराने के 48 घंटे के अंदर अंदर 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर डायग्नोस होता है निमोनिया तो उसको कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो इसमें जो निमोनिया होता है उसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बाय ब्रीथिंग इन जर्म्स दैट लिव इन द माउथ, नोज और थ्रोट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ निमोनिया। और जो कॉजेज़ हैं, द एजेंट्स दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉजेज कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो है एस निमोनियाई, एच इन्फ्लुएंजाई, सूडोमोनास, एरिजिनस एक्सेट्रा। बात थर्ड टाइप है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। यानी आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन करने के 48 घंटे के बाद अगर निमोनिया डायग्नोस्ड होता है तो उसको अपन कहेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। क्योंकि जो भी प्रोसीजर किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर उससे उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, नोजोकोमल निमोनिया भी अपन कहेंगे, कि जो भी ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्पिटल इफ़ पेशेंट विल डायग्नोस्ड विथ निमोनिया, तो उसमें कारण हो सकता है कि जो भी उसको प्रोसीजर किए जा रहे हैं उसके कारण जो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। तो सम पीपल कैच निमोनिया ड्यूरिंग अ हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर इलनेस। पेशेंट्स आर एट हायर रिस्क फॉर गेटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया इफ़ ऑन अ मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो वहाँ पे चांसेस है ज़्यादा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होने का। और इसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके कारण भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो सकता है। इसके बाद है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। पेशेंट्स ऑल्सो में गेट निमोनिया इन अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स। यानी जहाँ पे इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं या कुछ प्रोसीजर के लिए जा रहे हैं जैसे, तो वहाँ से भी उसको निमोनिया हो सकता है। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, नर्सिंग होम्स, डायलिसिस सेंटर्स एंड आउट पेशेंट क्लिनिक्स। दिस इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। तो यहाँ से अगर निमोनिया होता है तो उसको उस टाइप को कहेंगे हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। नेक्स्ट है फंगल निमोनिया। अगर फंगस के कारण निमोनिया हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे फंगल निमोनिया। कैंडिडा एंड एस्परजिलस, दैट टू टाइप्स ऑफ फंजाई दैट कैन कॉज निमोनिया। तो फंगल निमोनिया किसको कहेंगे, जो कि फंगस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया तब होता है जब पेशेंट एस्पिरेट कर लेता है, यानी कि जो फूड है, फ्लूइड है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ड्रिंक है, वॉमिट है, सलाइवा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लंग्स में नहीं जानी चाहिए लेकिन लंग्स में चली जाती है, तो उस कंडीशन में को अपन के, और अगर निमोनिया डेवलप होता है एस्पिरेशन के कारण, कि जो भी इन्हेलेशन के साथ फूड, ड्रिंक, वॉमिट, सलाइवा कुछ भी अगर लंग्स में चला गया है और निमोनिया डेवलप हुआ है तो उस टाइप को कहेंगे एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया हैपन्स व्हेन समथिंग disturbs normal gag reflex such as a brain injury, swallowing problem or excessive use of alcohol or drugs. और लास्ट है atypical pneumonia. Several types of bacteria like Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumonia and Chlamydophila pneumoniae cause this type of atypical pneumonia. So all these are the types of pneumonia. Now we comes on causes of pneumonia. Pneumonia can be due to a variety of bacteria and viruses.
लेस कॉमनली ड्यू टू फंजाई। तो जो मेन कॉजेज है वो है वायरस, बैक्टीरियाज एंड फंजाई या फंगल अपन बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है वायरल निमोनिया। वायरसेस कॉज अबाउट 1/3 ऑफ ऑल केसेस ऑफ निमोनिया ईच ईयर। दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन इन्फेंट्स। एंड द कॉमन कुछ एग्जाम्पल्स है वायरसेस के जिसके कारण कि वायरल निमोनिया हो सकता है। और वायरल निमोनिया किस में होने का होता है? मोस्टली बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स में होने से होता है। तो कॉमन है वायरसेस इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरसेस, cytomegaloviruses. These are some examples of viruses which can cause or which may cause the pneumonia. दूसरा जो कारण है वो है बैक्टीरियल या बैक्टीरियाज जो है। तो बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन एडल्ट्स। तो एडल्ट्स में जो होगा निमोनिया मोस्टली किसके कारण होता है? बैक्टीरियाज के कारण होती है। There are many different types of bacteria that can cause pneumonia, some more common than others. Atypical pneumonia are bacterial lung infections that do not respond to commonly prescribed antibiotics. तो जो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियल निमोनिया है, किस कुछ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, मोरेक्सेला कैटेरेल्स, स्टेफाइलोकोकस एयूरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, क्लेप्सिला निमोनियाई। और जो अटिपिकल निमोनिया होता है जिन बैक्टीरिया से, उन बैक्टीरियाज के नाम हैं माइकोप्लाज्मा निमोनियाई, क्लेमाइडोफिला निमोनियाई, लोजिनोलेला। तो ये कुछ बैक्टीरिया जिसके कारण अटिपिकल निमोनिया होता है। नो थर्ड है कॉज में फंगल निमोनियाज कॉज बाई फंजाई आर रिलेटिवली रेयर, यानी मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस से ही निमोनिया होता है ह्यूमन बॉडी में, लेकिन रेयरली चांसेस है कि फंगस से या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी निमोनिया हो सकता है। फंजाई से जो निमोनिया होता है वो मोस्टली ऐसे लोगों में होता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक रहता है, या जिन्होंने अभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया हो, या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग ले रहे हो लंबे समय से, या कीमोथेरेपी पे हो, या HIV एड्स जैसी डिजीज़ हो, तो ऐसे लोगों को होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो जो कॉमनली फंजाइज है जिनके कारण हो सकता है वो एस्परजिलस स्पेसीज़ है, कैंडिडा स्पेसीज़ है, एंड क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस है, जिसके कारण ये एग्जांपल्स है फंगस के, जिसके कारण फंगल निमोनिया हो सकता है। तो ये थे कॉजेज़ ऑफ निमोनिया। कॉजेज ऑफ निमोनिया के बाद अब अपन नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ निमोनिया। देयर आर मैनी रिस्क फैक्टर्स ऑफ निमोनिया लाइक एज 65 और ओल्डर, यानी जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, बट एडवांस एज के साथ ओल्डर एज में निमोनिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है, ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की तो वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग जो है अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि लगभग सभी जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है उसमें सिगरेट स्मोकिंग के कारण डिजीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। क्रोनिक इलनेस है अगर, तो उसके कारण स्ट्रोक, जैसे स्ट्रोक में जो है गैग रिफ्लेक्स प्रॉपर नहीं हो पाएगा, स्वेलिंग में प्रॉब्लम होगी, तो स्ट्रोक के कारण एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि अपना जो डिफेंस है, डिफेंस प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म। इसके अलावा नेक्स्ट है रिसेंट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर कोई भी वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है और जो ट्रीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रह रहा है, जैसे कॉमन कोल्ड है, लेरिंजाइटिस है, तो कंटिन्यू अगर रह रहा है तो वो निमोनिया में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्रोनिक एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, अगर उसमें लगातार अपन उसके कांटेक्ट में
तो वो जाके लंग्स में जमा हो जाएगा और वहाँ पे हार्म करेगा। सेरिब्रल पाल्सी, इसमें भी वही गैग रिफ्लेक्स और स्वेलिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा, माल न्यूट्रिशन, प्रेगनेंसी, इन्फेंट्स, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़, हॉस्पिटलाइजेशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ निमोनिया। तो ऐसा अगर कोई है तो उनको हमेशा बच के रहना है, क्योंकि वो हाई रिस्क पे है। अगर खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, माल नरिश्ड है, प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्फेंट्स है और वेरी यंग चिल्ड्रन है, कोई कंटिन्यू अल्कोहल ले रहा है या हॉस्पिटल में एडमिट है, स्पेशली आईसीयू में, तो वहाँ पे उनको रिस्क है। तो उनको केयरफुल रहना है और केयरफुली अपना ट्रीटमेंट करवाना है और ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया से वो बच सकें। रिस्क फैक्टर्स के बाद अपन आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर, कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब कि निमोनिया जो है किस तरह से डेवलप होता है बॉडी के अंदर, लंग्स में किस तरह से ये क्या चेंजेस लाएगा, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे। तो द डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया रिक्वायर्स दैट द पैथोजन रीच द एल्वियोलाई एंड दैट द होस्ट डिफेंसेस आर ओवरवेल्म्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरुलेंस और बाय द इनओक्यूलम साइज। तो जो पैथोजन्स है वो एल्वियोलाई तक पहुँचे और वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन पहुँचाए। द एंडोजीनस सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर नेजल कैरियर्स, साइनोसाइटिस, ओरोफेरिंग्स, गैस्ट्रिक और ट्रेकियल कोलोनाइजेशन। तो इन सब चीज़ों के कारण जो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकता है और जो कहाँ पे पहुँचेगा, एल्वियोलाई तक पहुँचेगा। तो अपन फ्लो चार्ट के द्वारा देखते हैं कि क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स किसके द्वारा होगा वो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया के कारण होगा, या मोस्टली बैक्टीरिया या वायरस के कारण ही होता है, फंगस के कारण भी हो सकता है, पर मोस्टली जो है बैक्टीरिया या वायरस के कारण ही होगा। जिसके कारण क्या होगा, इन्फेक्शन होने के कारण इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इनिशिएटेड, यानी जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। जो भी टिश्यूज़ है, एल्वियोलाई का जो टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। तो जो टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सुडेट मतलब जो फ्लूइड है वो फॉर्म हो जाएगा, जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वाली जगह पे फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट होके जमा हो जाता है। एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिल विथ सीरस एक्सुडेट ब्लड सेल्स, फाइब्रिन एंड बैक्टीरिया। तो जहाँ पे एयर होनी चाहिए, वहाँ पे एयर की जगह जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल किस में क्या आ जाएगा, सीरस एक्सुडेट ब्लड सेल्स, फाइब्रिन एंड बैक्टीरिया आके वहाँ पे जमा हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यूज़, यानी जो लंग टिश्यूज़ है वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो हार्ड हो जाएंगे और फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, और दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड निमोनिया। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, निमोनिया कहेंगे। तो आपने देखा कि निमोनिया में मोस्टली क्या हो रहा है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण एल्वियोलर एडिमा हो रहा है, एक्सुडेट फॉर्मेशन हो रहा है। और क्या होगा, एक्सुडेट फॉर्मेशन होने से ये जो फाइब्रिन, सीरस एक्सुडेट, ब्लड सेल्स, ये सब वहाँ पे जाके जमा हो जाएंगे जहाँ पे कि एयर होना चाहिए। तो एयर की जगह पे ये सब चीज़ें जमा हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा, कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यूज़ होगा, और उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, निमोनिया। नाउ वी कम्स ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। जो भी साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे निमोनिया के कारण, जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में, उनमें जैसे नेज़ल कंजेशन एंड सोर थ्रोट, की सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि एक्सेसिव एक्सीडेट और म्यूकस फॉर्म हो गया। तो फीवर, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो फीवर होने का चांस रहेगा। शेकिंग, चिल्स,
शिवरिंग होगी, ठंड लगेगी, ठंड लग के बुखार आएगा, डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि एयर सैक्स जो है इन्फ्लाम्ड हो गए, पेरेन्काइमल टिश्यूज़ जो है वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है तो सांस लेने में दिक्कत होगी। कफ दैट प्रोड्यूसेस ग्रीन येलो रस्ट कलर्ड म्यूकस, जो म्यूकस का कलर रहेगा वो वहाँ पे जो कलेक्ट हो रखा है फाइब्रिन और ब्लड सेल्स, उसके कारण जब म्यूकस के साथ वो इन्फ्लामेटरी फ्लूइड जो है बाहर निकलेगा तो उसको म्यूकस का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन येलो रस्ट कलर्ड म्यूकस जो है इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा चेस्ट पेन, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ब्लूइश कलर ऑफ द नेल्स और लिप्स, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी। और कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट्स, मसल पेन, हेडेक, वीकनेस, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने को देखने को मिलेगी क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण लंग पेरेन्काइमल टिश्यूज़ में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो गया, निमोनिया हो गया, उसके कारण ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अपने को पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि ऑलवेज स्टार्ट विथ हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री टेकिंग में कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हेड टू एग्जामिनेशन करना है, स्पेशली लंग साउंड सुनना है, लंग का शेप चेक करना है, ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चेक करना है, रेस्पिरेशन चेक करना है। तो फैमिली हिस्ट्री में पूरा हिस्ट्री लेना है, परिवार में किसी को है तो नहीं, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट तो नहीं हुए थे, कोई रिसेंटली रेस्पिरेशन का कोई डिजीज़ तो नहीं हुआ था, तो ये सब चीज़ें अपने को पूछनी है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि जो फ्लूइड है वो किस जगह पे एक्यूमुलेट है लंग्स के अंदर। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के से पता चलेगा, बैक्टीरिया वायरस के पॉजिटिव एजेंट का पता चलेगा ब्लड टेस्ट से। ब्रोंकोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि जो एक्सीडेट जमा हुआ है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है उसका जांच कर सकते हैं। और ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा जो विजुअलाइजेशन भी अपन कर सकते हैं लंग्स का। तो इस तरह ब्रोंकोस्कोपी एग्जामिनेशन हेल्पफुल रहेगा। स्पूटम कल्चर, स्पूटम जो है उसका पता लग सकता है जो कलर चेंज हुआ है उसका, और उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा अपन सेचुरेशन जो है वो पता लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि जो आर्टरी में जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है। प्लूरल फ्लूइड कल्चर कराएंगे जिससे कि पॉजिटिव एजेंट का पता लगाया जा सके। और एबीजी एनालिसिस जो है अपन एबीजी एनालिसिस के अंदर आर्टीरियल ब्लड गैस का पता करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पता चल जाएगा ब्लड के अंदर। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। निमोनिया का कौन सा प्रकार का निमोनिया है, बैक्टीरिया से है, वायरस से है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्या कंडीशन है, इन डायग्नोस्टिक टेस्ट से अपने को पता चल जाएगा और उसके बेस पे ही अपन मैनेजमेंट करेंगे निमोनिया का। नाउ कम्स ऑन मैनेजमेंट। तो मोस्ट केसेस ऑफ निमोनिया कैन बी ट्रीटेड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन की इसमें जो है ज़रूरत नहीं रहती है। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर कुछ मेडिसिन दे देते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स है या एंटीवायरल्स है और फीवर के लिए है ना, कफ के लिए है, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही मेडिसिन के द्वारा ये ट्रीट हो सकता है। तो कुछ मैनेजमेंट है जिसमें फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस, कि मेडिसिन के अलावा अपन किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं निमोनिया को। तो फर्स्ट है इसमें टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीथिंग
टू रिमूव सिक्रेशन, जो एक्सेसिव सिक्रेशंस जो है जमा हो गया है उसको बार बार अपनी पोजीशन चेंज करके प्रॉपर कफिंग टेक्निक से और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशन है परफॉर्म पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी। पोस्चुरल ड्रेनेज में ग्रेविटी के साथ अपन जो है फ्लूइड को सिक्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं, जिसमें अपन परकशन यूज़ करते हैं पीठ के ऊपर, जो है बैक साइड में अपन जो क्लैपिंग करते हैं, क्लैप करते हैं, उसके द्वारा जो है। इसके अलावा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है देंगे ताकि रेस्पिरेशन जो है नॉर्मल बना रहे, ऑक्सीजन का जो डिमांड है बॉडी का, टिश्यूज़ का जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके। इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक, जो फ्लूइड है पानी जो है उसको उसकी मात्रा बढ़ा देंगे, 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पानी जो है पर डे पेशेंट को देंगे, जिससे कि जो सिक्रेशंस है, जो एक्सीडेंट्स है वो थिन हो के और इजीली जो है बॉडी से बाहर निकल सके, लंग्स से बाहर निकल सके। तो ये था नॉन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस। नाउ वी कम्स ऑन फार्माकोलॉजिक इंटरवेंशंस की भी कौन कौन से मेडिसिन्स के द्वारा अपन निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया, यानी मोस्टली बैक्टीरियल निमोनिया के कारण बैक्टीरियाज के कारण जो निमोनिया होता है उसको ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक्स के द्वारा। इन कॉन्ट्रास्ट एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूजफुल फॉर वायरल निमोनिया। तो लेकिन जो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया हो रहा है उसको जो है ट्रीट किससे करेंगे, एंटीबायोटिक्स से। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीबायोटिक्स के, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसके अलावा जो पेशेंट है जिनमें पेशेंट्स विद अदर सीरियस इलनेस सच एज हार्ट डिजीज़, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और एम्फाइसीमा, डायबिटीज़, तो उनको जो दिया जाएगा एंटीबायोटिक्स वह फ्लोरोक्विनोलोन, जैसे लिवोफ्लॉक्सेसिन, स्पारफ्लॉक्सेसिन, गेमीफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन एंड हाई डोज अमोक्सिसिलिन और अमोक्सिसिलिन क्लेव्युलेनेट। और उसके साथ जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स दी जाएगी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। अब वायरल निमोनिया कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए may be treated with रिमाइटेडिन और एमेंटेडाइन। इसके अलावा अगर इन्फ्लुएंजा ए और बी के कारण है तो ट्रीटेड विथ जेनामिवेर। तो ये कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि वायरल निमोनिया में दी जाती है। इसके अलावा जो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे आइब्रूफेन जो है दी जाएगी फीवर को कम करने के लिए। एस्पिरिन दे सकते हैं, एसिटामिनोफिन देंगे। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स जो है एक्सपेक्टोरेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट्स जो है कंफर्ट देने के लिए, कफ में रिलैक्स करने के लिए, स्पुटम को लूज़ करने के लिए जो यूज़फुल है, इसलिए एक्सपेक्टोरेंट देते हैं। जैसे एग्जांपल ग्लाइकोटस, ग्लाइटस, ये कुछ एग्जांपल्स है एक्सपेक्टोरेंट्स के। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रोंकोडायलेटर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए, रेस्पिरेशन एयरवे को प्रॉपर करने के लिए, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ है हार्ड हो गए, स्वेलिंग हो गई है, उनको रिलैक्स करने के लिए जो है दिया जाता है ब्रोंकोडायलेटर्स। एंटी हिस्टामिन्स ड्रग भी देंगे स्नीजिंग और राइनोरिया को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स देंगे जो एडमिनिस्टर किया जाता है। नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स में ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट सिम्टम्स एंड इम्प्रूव स्लीप। इसके अलावा जो लास्ट नेबुलाइजेशन है, नेबुलाइजेशन करेंगे नेबुलाइज्ड विथ ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स जो है उनके द्वारा नेबुलाइज किया जाता है, जिससे कि रेस्पिरेशन लेने में जो दिक्कत हो रही है
वो सही हो सके और जो प्रॉपर वे में रेस्पिरेशन हो सके, इसलिए नेबुलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। तो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में अपन एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, ब्रोंकोडायलेटर, नेजल डिकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स, नेबुलाइजेशन करेंगे। ये सब जो है मैनेजमेंट अपन करेंगे। तो इसके साथ ही निमोनिया का टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है आप खुद से लिख लेना घर पे। थैंक यू।